प्रकाश, प्रकाश को तो आप लोगों को सबको पता होगा, प्रकाश एक प्रकार की क्या होती है, ऊर्जा होती है। और प्रकाश के विषय में जो कि आज जितना भी हो सके हम लोग प्रकाश के जितने भी सम इम्पॉर्टेंट होंगे सबको सब इसमें जो कि पढ़ाया जाएगा। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा होती है जो हमारे दृष्टि ज्ञान को जागृत करती है। जैसे किसी वस्तु को देखने के लिए हमें किसकी आवश्यकता होती है, अंधेरे की तो आवश्यकता होगी नहीं, हमें किसकी आवश्यकता होगी, प्रकाश की आवश्यकता होती है। प्रकाश के बिना हम किसी वस्तु को देख पाते हैं नहीं, हमको क्या नजर आता है, सभी के सभी अंधेरा चिन्ह है। तो इसीलिए जो कि हम लोग ये बताया गया है कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा होती है जो हमारे दृष्टि ज्ञान को क्या करती है, जागृत करती है, उससे हम लोग क्या करते हैं, प्रकाश करते हैं। कंफर्म है इसमें। प्रकाश में सबसे बड़ी बात ये होती है ना कि प्रकाश एक जैसे, प्रकाश के जो गुण होते हैं, प्रकाश एक सीधी रेखा में चलता है। अब प्रकाश की जो चाल होती है ना 3 × 10⁸ होता है। प्रकाश की चाल जो होती है 3 × 10⁸ होता है। माने 1 सेकंड में इतनी दूरियां तय करती हैं, माने 1 सेकंड में 3 × 10⁸ मीटर की दूरी तय करती है। इसे हम लोग देखो यहाँ पे प्रकाश की जो चाल होती है, देखो प्रकाश के जो गुण में एक तो गुण ये आपको मिल गया भाई, प्रकाश के भी तो गुण में आपका एक गुण मिल गया कि प्रकाश की जो चाल 3 × 10⁸ मीटर/सेकंड होता है। ठीक है, प्रकाश को कभी देखो कि टेढ़ी मेढ़ी गति करती है, प्रकाश एक सीधी रेखा में चलती है। दूसरा पॉइंट हो गया आपको, प्रकाश को कभी आप लोग ये देखते होंगे ना कि जब ठोस कोई भी ठोस वस्तु हो या सपोज एक द्रव हो, उस पे भी क्या होता है ना, प्रकाश जब पड़ेगा ना तो प्रकाश का परावर्तन होता है। कंफर्म है। तो प्रकाश 2 पॉइंट तो मैंने बता दिया, 2 या 3 पॉइंट हो गए इसमें। प्रकाश तो एक सीधी रेखा में चलती है, प्रकाश ठोस द्रव, ठीक है, में जो है कि प्रकाश का परावर्तन होता है। अब प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलती है। प्रकाश किसके रूप में चलती है, विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलती है। यहां तक तो क्लियर हो गया ना सबको। अब देखिए इसमें जो चीजें होती हैं, प्रकाश के परावर्तन के कुछ गुण होते हैं। इसमें तो मान लीजिए कि आपके 4 या 5 पॉइंट आपको मैंने बता दिया। इसमें प्रकाश का एक परावर्तन होता है। देखिए यहाँ पे प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन, ठीक है। देखो प्रकाश का परावर्तन का मतलब ये हुआ कि जब कोई, जैसे प्रकाश की कोई किरणें होती हैं एक समतल दर्पण पे पड़ेगी ऐसे, ठीक है, समतल दर्पण में पड़ेगी। तो अब यहाँ पे जब भी अगर कोई चीजें, अगर मैं यहाँ पे ये जो चीजें होती है ना, इसको हम लंब कहते हैं। जैसे नहीं हो गया, कोई प्लेन टाइप हो, उस पर कोई भी चीजें अगर हम लोग स्टेट बाय स्टेट रखते हैं तो इसको हम लोग अभिलंब कहते हैं। क्या कहते हैं, अभिलंब कहा जाता है। ठीक है, अभिलंब कहते हैं। अब जब प्रकाश की किरणें, जब इस प्रकाश की किरणें इस समतल दर्पण पे पड़ती है तो इसको हम लोग कहते हैं आपतित किरण, आपतित किरण कहते हैं। माने आपतित का मतलब आती हुई किरण है। ठीक है, अब बताओ जब यहाँ पे अगर समतल दर्पण है तो इसके तो नीचे प्रकाश जाएगा नहीं। दर्पण हम उन्हें कहते हैं कि जब दर्पण हम उन्हें कहते हैं कि जब कोई किरणें आर पार न जा सके। ठीक है, अब ये नहीं हुआ कि पता चले कि इसके अंदर, माने पूरा यहाँ पे क्या होगा, प्रकाश की किरणें जब यहाँ पड़ेंगी तो परावर्तन के पश्चात कहाँ चली जाती हैं, उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। इसको हम लोग कहते हैं परावर्तित किरणें। कौन सी किरणें होती हैं, परावर्तित किरण होती है। अब ये बताइए कि यहाँ पे अभिलंब से कितने अंश का कोण बनाता है। मान लेते हैं आई का बनाया, इसको हम लोग कहते हैं आर का बनाया, तो इसको हम लोग कहते हैं आपतन कोण। क्या कहते हैं, आपतन कोण होता है। आपतन कोण को हम लोग आई से इंडिकेट करते हैं। और एक होता है आपका परावर्तन कोण। कौन सा होता है, परावर्तन कोण को हम लोग आर से इंडिकेट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो परावर्तन के जो नियम, प्रकाश का जो परावर्तन का तो मैंने बता दिया डिफिनेशन क्या हुआ कि जब कोई किरणें आती हैं तो समतल दर्पण में पड़ती हैं, परावर्तन के पश्चात उसी माध्यम में वापस लौट जाती हैं, तो इसे हम लोग कहते हैं प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। और प्रकाश के परावर्तन के जो कि 2 नियम होते हैं, प्रकाश के परावर्तन के नियम। तो प्रकाश के परावर्तन के जो नियम पहला होता है कि अभिलंब, देखो अभिलंब, देखो मैं इसे रेड कलर से इंडिकेट कर दे रहा हूं,
ये जो हो गया ना, अभिलंब आपतित किरणें, परावर्तित किरणें, ठीक है, और आपतन, सॉरी, अभिलंब आपतित किरण और परावर्तित किरणें सब एक ही बिंदु पर होते हैं। क्या होते हैं? एक ही बिंदु पर होते हैं। तो यहां पे लिख लेना अभिलंब, अभिलंब आपतित किरण, किरण तथा परावर्तित किरण, किरण एक ही बिंदु पर होते हैं, एक ही बिंदु पर होते हैं। ध्यान रख लेना, ये जो किरणें आती हैं यहां पर भी यहां से परावर्तन होता है इसका, हम लोग एक ही बिंदु पर होते हैं। तो इसे हम लोग कहते हैं प्रकाश के परावर्तन का पहला नियम। दूसरा नियम क्या होता है कि आपतन कोण, आपतन कोण एंगल आई, और ये होता है परावर्तन कोण एंगल आर। ठीक है, आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। ठीक है, इसे हम लोग कहते हैं प्रकाश के परावर्तन का दूसरा नियम कहते हैं। ठीक है, तो यहां तक तो याद हो जाएगा ना सबको, कोई इसमें दिक्कत? ये सब क्लियर हो गया ना सबको? प्रकाश के गुण मैंने बता दिया, प्रकाश में जो गुण होते हैं वो आप, और एक पॉइंट और भी होता है प्रकाश के गुण में, प्रकाश का जो तरंग दैर्ध्य होता है ना, प्रकाश का तरंग दैर्ध्य होता है वो 4000 एंगस्ट्रॉम से 8000 एंगस्ट्रॉम तक होता है। ठीक है, इस पॉइंट को एकदम याद कर लेना इसमें। अब देखो, इसमें एक होता है अवतल दर्पण, एक होता है उत्तल दर्पण। हमने दर्पण को जो है कि दो तरीके से, एक होता है उत्तल और एक होता है अवतल। तो इसमें जो है कि चलिए हम इसमें देखते हैं उत्तल और अवतल के विषय में। ये सब क्लियर हो गया ना सबको? तो इसमें जो कि मैंने बताया, इसमें अवतल, देखिए अवतल हो या उत्तल हो, उत्तल दर्पण हो गया, ये हो गया आपका अवतल दर्पण। ठीक है, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण दोनों के जो फॉर्मूले होते हैं, सूत्र, वो एक ही होता है। 1/f इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/v होता है। 1/f इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/v होता है। अब यहां पे उत्तल दर्पण के लिए जो हम लोग साइन रखते हैं, वो उत्तल दर्पण के लिए जो u का मान, देखो उत्तल हो या अवतल हो, दोनों के जो मान होते हैं वो u दोनों में क्या होते हैं? माइनस होते हैं। उत्तल के कंडीशन में जो f का मान होता है वो प्लस होता है, और v का मान भी क्या होता है? प्लस होता है। और अवतल में क्या होता है कि दोनों के मान क्या होते हैं? माइनस होते हैं। ठीक है, इस बात को आपको ध्यान देना है, इसमें ये हो जाएगा। अब यहां पे हम लोगों को ये देखना होगा कि कैसे क्या होता है। तो यहां पे सबसे बड़ी बात ये होता है इसमें कि जो किरणें होती हैं, जैसे यहां पे u को हम लोग q माइनस में लेते हैं। देखिए यहां पे मान लेते हैं, सपोज दैट एक आपका मिरर हो गया। ये कौन सा मिरर है? इसको हम लोग कहते हैं अवतल दर्पण, जिसको हम लोग कहते हैं कॉनकेव मिरर। क्या कहते हैं? कॉनकेव मिरर। ये हो गया अवतल दर्पण हो गया। ठीक है, ये अवतल दर्पण हो गया ना। इसमें अब क्या करोगे इसे? जैसे हमने बताया यहां पे कोई वस्तु को यदि हम लोग रख देते हैं, जैसे मान लेते हैं यहाँ पे C हो गया, पॉइंट C हुआ, ये F हो गया। ठीक है, अगर हम लोग यहाँ पे कोई वस्तु रखी जाएगी A और B, तो जब A और B वस्तु दर्पण के सामने रखा गया है, तो दर्पण के सामने अगर कोई भी वस्तु रखी जाएगी तो हमेशा उसको हम लोग U से इंडिकेट करते हैं। ये हमेशा किससे इंडिकेट होगा? U से होता है। अगर हम इसी वस्तु को अगर हम लोग अनंत पे रख देंगे, अनंत का मतलब समझ में आ रहा नहीं? ये अनंत पे रखा गया है A और B। ठीक है, अनंत पर रखा जाएगा
तो इसका जो प्रतिबिंब बनता है वो डायरेक्ट फोकस पे बनता है। कहाँ बनेगा? फोकस पे बनता है, ठीक है। और देखिएगा यहाँ पे कि जब भी कोई किरणें अगर मुख्य अक्ष के समानांतर आती हैं तो किससे होकर जाती हैं? फोकस से होकर जाती हैं। इस बात को भी ध्यान रख लेना, ऐसे हो जाती है ना। ये पॉइंट वाला आपका होगा क्योंकि इसमें बहुत हेल्प मिलता है आपको। जैसे यहीं पे मैं मान लेता हूं कि ए और बी एक वस्तु है, ठीक है, जो मुख्य अक्ष के समानांतर जो किरणें जाती हैं तो वो किससे होकर चली जाती हैं? फोकस होकर चली जाती हैं। और ये जो किरणें होती हैं अगर वक्रता केंद्र से होकर जाती हैं तो परावर्तन के पश्चात वो कहाँ चली जाती हैं? उसी माध्यम में जो कि वापिस लौट जाती हैं। तो हम इन्हें क्या कह सकते हैं? देख रहे हो कि दो किरणें आपस में कहाँ क्रॉस कर रही हैं? यहाँ पे क्रॉस कर रही है ना। तो इसका जो बनेगा प्रतिबिंब वो ए डैश और ये बनेगा बी डैश के फॉर्म में, ठीक है, ए डैश और बी डैश। इसमें दो रे इज ए वेरी इंपॉर्टेंट। फर्स्ट रे आपका जो एक्स जो आपका प्रिंसिपल एक्सिस होता है उसके पैरेलल होना चाहिए। और दूसरा रे किसका होता है? दूसरा रे जो को पासिंग थ्रू इज द आपका क्या होता है? ये इसको कहते हैं वक्रता केंद्र, कर्वेचर सेंटर होता है, ठीक है, कर्व सेंटर। तो यहां पे आप लोगों को समझ में आया? मुख्य अक्ष के समानांतर जो किरणें जाएंगी किससे होकर चली जाती हैं? फोकस से। और वक्रता केंद्र से जाती हैं तो फिर उसी मार्ग में वापिस लौट आती है, परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग में वापिस लौट आती हैं, ठीक है। ये कंफर्म हो गया। अब यहाँ पे अगर हम लोग अनंत पे रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा? फोकस पे बनता है। कैसा बनता है? बिंदु टाइप का बनता है, बहुत ही छोटा बनता है। कैसा बनता है? बहुत ही छोटा बनता है, ठीक है। अब जैसे जैसे हम इसके करीब में लेकर आएंगे ना, मान लेते हैं यहाँ पे आ गया, वक्रता केंद्र से कुछ दूरी पर रखेंगे तो उसका आकार कैसा बनेगा? उसका आकार जो है कि इस वास्तविक, अब यहां पे ध्यान रख लेना, अवतल दर्पण के सामने यदि हम किसी वक्रता केंद्र से कुछ दूरी पर यदि हम वस्तु को रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब C और F के बीच में बनता है, बल्कि इससे क्या होता है? छोटा होता है। इससे क्या होता है? छोटा होता है। ये कंफर्म है। पहले अनंत पे था तो बिंदु साइज का यहां बना, थोड़ा सा यहां पे आया तो फिर इसके बगल में आ गया, C और F के बीच में आ गया। अब कैसा बनेगा? देख रहे हो ना कि इसका पहले सीधा था, पहले कैसा था? ये पहले ऐसे था ना, अब यहाँ पे आ गया तो ऐसे बन गया। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि इसका प्रतिबिंब कैसा होता है? उल्टा होता है। इसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा? उल्टा बनेगा। यहां तक क्लियर है? फिर यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि अगर इसको, इस वस्तु को हम लोग कहां लेकर चले आते हैं? यहां पर लेकर आ जाता हूं, वक्रता केंद्र पर। तो जब वक्रता केंद्र पर आएगा, अगर मान लेते हैं कि वक्रता केंद्र पर आ गया तो इसका जो आकार बनेगा पता है कैसा बनेगा? सेम आकार का बनेगा। कैसा बनेगा? सेम साइज का, सेम आकार का। और कैसा होगा? उल्टा होगा और वास्तविक होता है। इस बात को ध्यान रख लेना। अवतल दर्पण के सामने यदि कोई भी वस्तु रखी जाती है तो उसका जो प्रतिबिंब होता है डायरेक्टली कैसा बनता है? उल्टा बनता है। और कैसा होता है? वास्तविक होता है, ठीक है, उल्टा और वास्तविक होता है। यहां तक कंफर्म है। और दूसरा इसमें क्या, कौन सा पॉइंट होगा? मान लेते हैं कि आभासी कब होता है? पता है? आभासी, यहां पे देखो ध्रुव होता है, एक पी होता है, इसको हम लोग पी कहते हैं, ध्रुव वक्रता, सॉरी इसमें कहते हैं हम लोग अवतल दर्पण का जो ध्रुव क्या होता है? पी होता है ना, जिसको हम लोग कहते हैं फोकस तथा वक्रता केंद्र से जो होकर जाने वाले या तो अवतल दर्पण के जो मध्य वाला जो बिंदु होता है उसको हम लोग ध्रुव कहते हैं, ठीक है, पोल। कंफर्म है ये? आभासी कब बनेगा? जब इसके और इसके बीच में जब वस्तु रखी जाएगी तब इसका जो प्रतिबिंब बनेगा दर्पण के कहां बनता है? पीछे बनता है। तो इसीलिए जो है कि वो बन गया आभासी, और हमेशा वो सीधा बनेगा। जब दर्पण के पीछे बनेगा तो कैसा बनेगा? सीधा बनता है। प्रतिबिंब कैसा बनेगा? सीधा बनेगा। अब क्या कोई दिक्कत है क्या इसमें? मतलब समझ में आ गया ना मैटर? और ध्यान रख लेना इसमें, ये अवतल दर्पण के लिए था, अब किसके लिए हो जाएगा? ये उत्तल दर्पण के लिए। तो उत्तल दर्पण का जो शेप होता है, शेप का मतलब आकार जो होता है, वो ऐसे कंडीशन में होते हैं, ठीक है। तो इसमें जो है कि अधिकतर जो है कि आभासी होता है और सीधा प्रतिबिंब बनता है। उत्तल दर्पण में कैसा बनता है? सीधा और आभासी प्रतिबिंब बनता है। एनी डाउट?
नहीं ना, तो इसमें कंफर्म है कि इसमें डाउट होना भी नहीं चाहिए। फॉर्मूला इसको याद कर लेना दर्पण के लिए। अब मैंने दर्पण के लिए बता दिया हूं कि कैसे रखा जाता है। और एक बात और इसमें आप लोगों को मैं इसमें ये बता रहा हूं कि जैसे आपसे ये पूछा जाए कि फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या में संबंध क्या होता है, तो यहां पे डायरेक्टली लिख सकते हो F इज इक्वल टू आर बाई में 2 होता है। ठीक है, F इज इक्वल टू आर बाई में 2 होता है। ठीक है, अब प्रतिबिंब का रेखीय आवर्धन होता है, देखो यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हो गए, इस पे सवाल आपका एकदम 100% देगा, इस पे सवाल देगा और इस पे भी दे सकता है एकदम। ठीक है, याद कर लेना इसको। मैंने आपको बताया था कि सवाल को कैसे लगाया जाता है। यू का मान हमेशा माइनस में रखे जाता है, वो चाहे अवतल के लिए हो चाहे उत्तल के लिए हो। ठीक है, ये F इज इक्वल टू आर बाई 2 हो गया। अब यहाँ पे बताया जाएगा आप लोगों को प्रतिबिंब का रेखीय आवर्धन, प्रतिबिंब का रेखीय आवर्धन। ठीक है, यहां पे होता है आपका लीनियर मैग्निफिकेशन ऑफ इमेज। ठीक है, तो आप इसे लिख सकते हो कि m इज इक्वल टू होता है आई अपॉन में o होता है, b अपॉन में u होता है। ठीक है, v अपॉन में कितना होता है u होता है। जहां पे u आपको पता ही है, अभी मैंने बता ही दिया उसमें, यहां पे मैंने बताया था ना कि जहां पे आपका ये i को हम लोग कहते हैं, i बराबर होता है प्रतिबिंब की लंबाई होती है, प्रतिबिंब की लंबाई होती है, o होता है वस्तु की लंबाई होती है। ठीक है, v होता है क्या चीज, दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी, दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी होती है। ठीक है, दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी याद कर लेना इसको, नहीं होगा तो सही से लिख लो इसको, क्योंकि ये सभी अगर याद नहीं रहेगा ना तो आप लोग सवाल लगा ही नहीं पाओगे। ठीक है, ये होता है दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी हो गई। ठीक है, और u जो होता है, u को हम लोग कहते हैं, u को कहा जाता है दर्पण से वस्तु की दूरी, दर्पण से वस्तु की दूरी कहा जाता है। ठीक है, इतना आप लोग नोट कर लो पहले, रफ पे इसको अगर नोट करना तो कर लो। इसमें ध्यान देना, इसमें प्रकाश का अपवर्तन जिसको हम लोग कहते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, वो होता था पहले रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, तो यहाँ पे देखो प्रकाश का परावर्तन, पहले तो हम लोग इजीली इसको हम लोग समझेंगे ये कि प्रकाश का अपवर्तन कहते किसे हैं। जैसे मैंने बताया आपको, देखो यहाँ पे एक तरीके का मान लेते हैं, या इसको तालाब कहो या पानी का कोई इकट्ठा करने लो, जो मान सकते हो उसे। ठीक है, इसके अंदर पानी है, वाटर है। ठीक है, और ये बताइए कि ये कौन सा हो गया माध्यम, माध्यम एक हो गया ऊपर, जब वायु में है तो कौन सा माध्यम हो गया, एक है। ठीक है, ये माध्यम एक कर लेते हैं, इसको माध्यम दो में बता देता हूं। माध्यम ये हो गया आपका 2 और ये हो गया माध्यम क्या हुआ, 1 हो गया। ठीक है, अब इसपे से ये आपका सपोज मान लेते हैं कि ये अभिलंब है, क्या है, ठीक है, अभिलंब हो गया ना। ध्यान देना इस बात को, जैसे मान लेते हैं कि आपको ये कहा जाएगा कि प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं। जैसे मैं इसको डायरेक्टली ये बता रहा हूं कि जब प्रकाश की किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती हैं तो वो अपने मार्ग से विचलित हो जाती हैं। मैंने क्या बताया कि जब प्रकाश की किरणें एक माध्यम, तो हमारा ये पूरा वायु का हो गया, ये पूरा वायु है ना, इसमें ये वायु का माध्यम है, ये हो गया जल का माध्यम।
ठीक है, ये जल का माध्यम, माध्यम 2 आपका जल का माध्यम हो गया, और ये हो गया माध्यम कौन सा हो गया, वायु का माध्यम हो गया। जब प्रकाश की किरणें यदि एक माध्यम से, ये ना हुआ, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती हैं तो वो अपने मार्ग से क्या हो जाती हैं, विचलित हो जाती हैं। जाने का रास्ता तो ये था, ये था, ये जाने का रास्ता है, पर क्या हो जाती हैं, वो अपने मार्ग से विचलित हो जाती हैं, वो अविलंब की ओर झुक जाती हैं, ये ऐसे आती हैं। ये समझ में आ रहा है? तो ये हो गया आपका साइन आई, और ये बन गया आपका क्या, साइन ना, सॉरी, ये आई बन गया, ये आर बन गया। इसको हम लोग कहते हैं आपतित किरण। नाम क्या दोगे, आपतित किरण का नाम दोगे। इसको हम लोग कहते हैं अपवर्तित किरण। अपवर्तित का मतलब क्या हुआ, जो माध्यम 2 में, ये इसको हम लोग नाम देंगे पृथक्कारी तल, पृथक्कारी तल कहा जाता है। माने दो माध्यम को अलग करने वाला जो तल होगा उसे हम लोग पृथक्कारीय तल कहते हैं। तो यहाँ पे जो है कि अलग करने वाला यही ना होगा आपका। अब इसमें जो होगा इसको हम लोग कहते हैं अभिलंब। क्या कहते हैं, अभिलंब। ये होता है आपतन बिंदु, कर लो इसको, आपतन बिंदु होता है, ठीक है। और यहां पे होता है अपवर्तित किरण, अपवर्तित किरण होता है। जब कोई किरणें, ठीक है, जब कोई किरणें माध्यम 1 से माध्यम 2 में प्रवेश करती हैं तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती हैं। इस क्रिया को हम लोग, अपने मार्ग से विचलित हो जाती हैं, वो अभिलंब की ओर झुक जाती है। इसे हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन, सॉरी अपवर्तन कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं और रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहा जाता है। अब इसमें जो कि इनके जो कि 2 नियम होते हैं, 2 नियम है। कितने नियम है, 2 नियम है। पहला नियम क्या कहता है ना, कि पहला नियम एक सिंपल ये बता रहा है कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु अभिलंब एक ही बिंदु पर होते हैं। डायरेक्टली क्या कहोगे, आपतित किरण, आपतित किरण और अपवर्तित किरण, अपवर्तित किरण, ठीक है, आपतन बिंदु अभिलंब एक ही तल में होते हैं, एक ही तल में होते हैं। दूसरा आपका ये होगा ना कि आपतन कोण की ज्या, ऐसे होता है, आपतन कोण की ज्या तथा परावर्तन, सॉरी अपवर्तन, अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात या तथा अपवर्तन कोण की ज्या के समानुपाती होता है, के समानुपाती होता है। इसे स्नेल का नियम कहते हैं, इसे स्नेल का नियम कहते हैं। जैसे मैंने बताया आपको, साइन आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन आर, मतलब साइन आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन आर होता है, ठीक है। तो यहां पे क्लियर करो, आप इसे लिख सकते हो कि साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू एन, जहां एन एक नियतांक है।
अपवर्तनांक कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? इसे अपवर्तनांक कहते हैं। थोड़ा सा इस पॉइंट को एकदम ध्यानपूर्वक इसको नोट भी कर लो, इसको समझ भी लो, ठीक है, नोट करो इसको।